आप जज बनते इसलिए हो कि नहीं उसके अंदर एक पारदर्शिता है, आप एक अच्छा जस्टिस दे पाओगे, आप ऐसा सोच के चलते हो, लेकिन आपके खुद के साथ जस्टिस नहीं होता। उस 1150 के अंदर 950 नंबर लेने के बावजूद एक बच्चे को इंटरव्यू के अंदर फेल कर दिया। मतलब आप सोच सकते हो कि इतने बड़ी सिस्टम के अंदर एंट्री करने जब जा रहा है कोई, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। जब उसका कोई रिश्तेदार या सिफारिशी स्टूडेंट आता है जब वहाँ पे, तो सिर्फ 5 से 7 मिनट बात की जाती है। उन 5 से 7 मिनट के अंदर सिर्फ यही पूछा जाता है कि बेटा पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, कि घर परिवार कैसा चल रहा है, प्रिपरेशन अच्छी करी तुमने, अच्छा उसके चाहे नंबर अच्छे ना हो। तो मतलब क्या कहते हो, जैसे अभी ये पंजाब हरियाणा कोर्ट में 256 जजों की भर्ती होनी थी, 100 के करीब सिलेक्ट हुए हैं, कुछ आप कह सकते हो कितने सिफारशी होंगे इसमें? तो ये किस तरह आप इसे एक तरह का भ्रष्टाचार कह सकते हो? बिल्कुल। चेक करने वाला कौन है इस पे? जज को चेक करने वाला आज तक कोई नहीं है, इसी के लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। 100 ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ, ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ PCS ਜਾਂ HES ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੇपर ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ये हरियाणा जुडिशरी के लिए मेन खड़े हैं यहाँ पे। ਅੱਛਾ हाँ जी, जिसका रिजल्ट आया सितंबर में। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ? देखो हरियाणा जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया था हम सभी लोगों ने, हम सभी मिलके मतलब तैयारी करते थे एक जगह से ना। तो तैयारी करने के बाद एक जब लॉ में मैं एडमिशन लिया, तो उस टाइम मेरे अंदर सपना आया था कि मैं जज बनूं। तो जज बनने के लिए आप रेगुलर तैयारी करते थे कि नहीं, एक सपना होता था कि जज बनना है, जज बनना है, जज बनना है। फिर आप उसी सपने को लेके एग्ज़ाम देते हो, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता लगता है कि नहीं आप जज नहीं बन सकते, क्योंकि आपका कोई किसी बड़े वकील का ताल्लुकात नहीं है, किसी बड़े जज के साथ ताल्लुकात नहीं है। जज के बेटे नहीं हो, जज के बेटे या जज के पी के कोई रिश्तेदार? हाँ, आप गरीब परिवार है, तो इसलिए आप नहीं बन सकते। तो एक बड़ा दुख होता है, एक बड़ी पीड़ा होती है कि नहीं हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक सुविधाएं हैं, पढ़ाई है हमारे अंदर, हम टैलेंटेड है, लेकिन हमारी एक कोई किसी के साथ सिफारिश नहीं है हमारे पास। तो आप जज बनते इसलिए हो कि नहीं उसके अंदर एक पारदर्शिता है, आप एक अच्छा जस्टिस दे पाओगे, आप ऐसा सोच के चलते हो, लेकिन आपके खुद के साथ जस्टिस नहीं होता। ऐसे ही हमारे साथ हुआ जब हमने एग्ज़ाम दिया, तो मतलब हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के अंदर आपको सबसे मेन स्टूडेंट बताऊँगा, 1150 नंबर चाहिए होते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट एग्ज़ाम होता है। उस 1150 के अंदर 950 नंबर लेने के बावजूद एक बच्चे को इंटरव्यू के अंदर फेल कर दिया गया। उस इंटरव्यू के अंदर एग्जाम वो टॉप, हम कहें टॉप डिवीजन में पास कर गया, डिवीजन में पास कर गया, लेकिन उसे इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। ये क्या सर आप कह रहे हो, ये पक्षपात हो रहा है? ये पक्षपात हो रहा है बिल्कुल। वो इंटरव्यूअर का कोई रिकॉर्ड नहीं हैगा, उस इंटरव्यू कोई नोटिंग नहीं हैगी। मतलब आप सोच सकते हो कि इतने बड़ी सिस्टम के अंदर एंट्री करने जब जा रहा है कोई, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होएगा। नहीं तो किन के लिए होता है ये सब, मतलब आप क्या कहना क्या चाहते हो? यही बताना चाहता हूँ कि जब आप करोगे 25-30 मिनट, आप मुझे मान लो एक जो आपको बता रहा है बच्चा 950 नंबर वाला, वो 25-30 मिनट इंटरव्यू देके आता है। इंटरव्यूअर ऐसा 25-30 मिनट तक लगातार उससे क्वेश्चनिंग करता है, तो वो उसका आंसर देता है और वो कहता है कि मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया। अगर कोई बंदा 25-30 मिनट बात कर रहा है, 950 नंबर लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर काफ़ी इंटेलिजेंस होगी, तभी वो अच्छा नंबर लेके आया है और अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन जब उसका कोई रिश्तेदार या सिफारिशी स्टूडेंट आता है जब वहाँ पे, उसे सिर्फ 5 से 7 मिनट बात की जाती है। उन 5 से 7 मिनट के अंदर सिर्फ यही पूछा जाता है कि बेटा पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, कि घर परिवार क्या चल रहा है, प्रिपरेशन अच्छी करी तुमने, अच्छा उसके चाहे नंबर अच्छे ना हो, उसे कोई भी कई बार ऐसा भी होता है कि उसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन बस ये है कि हाँ वो किसी सिफारिश से आया, तो इंटरव्यूअर की एक अपनी एक लेमैन लैंग्वेज का एक सेटिंग बन जाती है इंटरव्यूअर की, जिसकी सिफारिश में आया, तो इसलिए उसको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। 200 में से ऐसा भी देखा मैंने स्टूडेंट जिसके नंबर कम थे, लेकिन 120 नंबर इंटरव्यू में आए हुए, और ऐसे भी स्टूडेंट जिसके 950 नंबर आने के बावजूद उसको इंटरव्यू में 38 नंबर दिए हुए, और इसका इंटरव्यू उससे भी कम। नहीं तो मतलब क्या कहते हो, जैसे अभी ये पंजाब हरियाणा कोर्ट में 256 जजों की भर्ती होनी थी, 100 के करीब सिलेक्ट हुए हैं, कुछ आप कह सकते हो कितने सिफारशी होंगे इसमें? अंदाजा कितने %? अंदाजा मेरे हिसाब से 50% ही सिफारिशी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हाँ जी, कोई ना कोई किसी जज का या किसी वकील का रिश्तेदार सब आप मैक्सिमम सबका देख लो, सबका बैकग्राउंड ऐसे ही होगा, कोई सीनियर एडवोकेट का
बच्चा होगा, कोई जज का भतीजा होगा, कोई जज का लड़का होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ कोई होगा, हाई कोर्ट के जो मुलाजिम है कर्मचारी उनके बच्चे होंगे। कोई रीडर का बच्चा होगा, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा कोई ना कोई लिंकअप जरूर मिलेगा आपको। कोई ऐसा कॉमन स्टूडेंट बहुत ही कम मिलेंगे आपको उनके नहीं अंदर। तो क्या कहते हो, ये किस तरह आप इसे एक तरह का भ्रष्टाचार कह सकते हो? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार ही है। ये सिस्टम के अंदर एक लूप होल है जो आज तक मेरे ख्याल से दिखा या नहीं दिखा, या उस सिस्टम के अंदर ही सब कुछ सब आ गए। हर किसी के साथ ऐसा ही हुआ। तो कहाँ फिर ये जो लोग सिफारिश से जज बनेंगे वो कल को किसी को क्या इंसाफ दे पाएंगे? इस पे कैसा सोचते हो आप? ताकि वो इंसाफ दे पाएंगे, अपने रिश्तेदारों को इंसाफ दे पाएंगे, ठीक है, चहेतों को। चाहे को जब उनके रिश्तेदार आएंगे वो कहेंगे हाँ 20 लाख रुपए लो और इसको ये इंसाफ देना है, तो उनको इंसाफ देंगे ना आगे, उनको तो देंगे। पर लेकिन कॉमन कोई आम इंसान, आम जनता नहीं उनसे कोई वो आशा रख सकती कि वो हाँ करेगा उसके तो जज को चेक करने वाला कौन है इस पे? जज को चेक करने वाला आज तक कोई नहीं है। इसी के लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं कि ताकि एक जो जुडिशरी सिस्टम है वो मेंटेन रहे, वो मेंटेन रहे। हाँ जी। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ एग्ज़ाम ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी 3 मांगे हैं, हम सब की 3 मांगे स्टूडेंट्स की, कि जैसे बताया अभी हमारे से पहले जिन्होंने बोला अजय भाई ने कि किसी ने 30-35 मिनट का इंटरव्यू दिया था, किसी ने 7 मिनट का इंटरव्यू दिया था। ये तो बहुत पार्शियलिटी है। क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो बहुत वो थे, तो एक टाइम लिमिट सेट करी जाए 20 मिनट की या जितना भी अथॉरिटीज़ को लगे सफिशेंट है, एक टाइम लिमिट सेट करी जाए। एक सीसीटीवी प्रोसीडिंग, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग होती है वो लाइव बंदा देख सकता है, वैसे ही कुछ रिकॉर्ड करा जाए ताकि आगे कभी भी चेक करना हो कि वो जज के ऊपर, जैसे अभी हम सवाल उठा रहे हैं कि कुछ बच्चों की सिफारिश थी, ठीक है, उनके साथ बुरा हुआ, तो और कुछ बच्चों के साथ बुरा हुआ, तो उसे चेक करा जाए कि हम भी सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कि ऐसा सच में हुआ था कि नहीं हुआ था। और जी एक रेगुलेटेड बॉडी बनाई जाए जो इनको चेक करे, जो निष्पक्ष हो, जो जुडिशियल एक्टिविस्ट की हो, जो ना जजेस से रिलेटेड हो ना किसी और से रिलेटेड हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ना हो, बिल्कुल ना हो जी। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਲੋਚਦੇ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਜੇ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।